प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार सेशन चलने जा रहा है। देखिए, डीजे सर चैनल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जान है प्रिय विद्यार्थियों, सब्जेक्ट जो है वो है सिविक्स, नागरिक शास्त्र। आप जाकर देख सकते हैं इस चैनल पर कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी नागरिक शास्त्र के कंटेंट बनाए गए हैं, उस पर बहुत सारे व्यूज से आपको समझ जाएंगे कि वो कंटेंट कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं में आज ये की वीडियो ये जो जा रहा है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का डीबी सेट है कक्षा 12 का, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार ये सेशन है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। तो चलिए, बोर्ड एग्जामिनेशन की कर लीजिए अच्छे से तैयारी, क्योंकि इस बार एग्जाम में बैठने की है आपकी बारी। तो आपके इस कार्य को सफल बनाने के लिए डीजे सर चैनल पूरी तरीके से तत्पर है प्रिय विद्यार्थियों। और नागरिक शास्त्र के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। जब बहुविकल्पी प्रश्नों में बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में प्रिय विद्यार्थियों, तो देखिए पहला ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? पूरे विश्व का एकीकरण हो गया, ठीक है ना। व्यापारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरे विश्व का एकीकरण को ही हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण जो होता है एक बहुआयामी परिघटना है। क्या है? बहुआयामी। तो देखिए पहले का विकल्प नंबर जो द होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। वैश्वीकरण जो है वो एक क्या है? बहुआयामी परिघटना है। पहले का विकल्प नंबर द, ठीक है। दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण पर स्टॉकहोम किस वर्ष आयोजित हुआ? देखिए स्टॉकहोम जो था वो किस वर्ष आयोजित हुआ था? ये हुआ था 1972 में, ठीक है ना। तो दूसरे का विकल्प नंबर स जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा 1972 में। देखिए मानव पर्यावरण पर जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो किया गया था स्टॉकहोम 5 से 16 जून के बीच में किया गया था 1972 में, और ये किया गया था स्वीडन के स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन का एक शहर है, वहीं पर ये आयोजित किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ का ये पहला बड़ा सम्मेलन था जिसमें पर्यावरण पर बात की गई, और स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी इसे हम लोग देखिए जानते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा आपका, ठीक है। दूसरा प्रश्न भी जो था बहुत ही जानदार है। देखिए प्रश्न बहुत नए नए मिल रहे हैं विद्यार्थियों, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और निश्चित तौर पर यहाँ से बोर्ड में भी आपके प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही जबरदस्त है। शीत युद्ध का समापन किस वर्ष हुआ? शीत युद्ध का समापन जो हुआ था प्रिय विद्यार्थियों 1988, 1986, 1989, 1990। तो देखिए शीत युद्ध का जो समापन हुआ था ये देखिए हुआ था 1989 में हुआ था, ठीक है ना। और बर्लिन की दीवार जब गिरी और पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन का पतन समाप्त हो गया, और उसी के साथ शीत युद्ध का भी समापन हो गया। तो 1989 यहाँ पर जो होगा आपका राइट हो जाएगा, यानी तीसरे का विकल्प नंबर स करेक्ट हो जाएगा। चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए सार्क का सदस्य के बारे में अगर बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो पहले कौन है? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये जो है मुख्य रूप से जो है सार्क संगठन में आते हैं। सार्क को हम लोग जब बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों तो इसका हिंदी नाम होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या नाम है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो ये सार्क के सदस्य देश हैं। तो इसमें चीन जो है प्रिय विद्यार्थियों वो शामिल नहीं है, सदस्य नहीं है। तो कौन हो जाएगा? चीन जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। एक नेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस विषय से है? एक नेस्टी इंटरनेशनल का जो संबंध है वो किस विषय से है? पर्यावरण से है, आर्थिक सुधार से है, मानवाधिकार से है, या फिर आतंकवाद निरोध से है? तो देखिए प्रिय विद्यार्थी यहाँ मानवाधिकार जो होगा पांचवे का विकल्प नंबर स जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय बनाया गया यूनाइटेड किंगडम में है, और मानव अधिकारों पर मुख्य रूप से ये केंद्रित है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी विद्यार्थियों 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुआ था। ये भी देखिए याद रखिएगा सन जो आप लोग 1900 कब हुआ था? 61 में हुआ था।
और ये लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था और साथ ही साथ लंदन में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, जबरदस्त तरीके से करिए। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। परमाणु अप्रसार संधि कब की गई? परमाणु अप्रसार संधि कब की गई? देखिए परमाणु अप्रसार संधि के बारे में बात करें तो देखिए 1968 यहाँ पर जो है वो राइट हो जाएगा, छठवें का विकल्प नंबर अ, 1968 में, यानी कि 1 जुलाई 1968 को हुआ था ये परमाणु अप्रसार संधि, जिसे हम लोग एनपीटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और ये मतलब कहा गया कि परमाणु अप्रसार संधि का मतलब है कि अब हम लोग जो है परमाणु का जो है विस्तार हम लोग परमाणु बम का अब नहीं करेंगे ना। परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए जो है यह संधि मुख्य रूप से बनाई गई थी। कब की गई थी? तो 1968 में की गई थी और लागू कब किया गया था? 1970 में, ठीक है ना। सातवां देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? आर्थिक और सामाजिक परिषद हो गया आपका, ठीक है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है वो अंग नहीं है, ठीक है ना। आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, देखिए न्यास परिषद होता है, न्याय परिषद यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये नहीं है। सचिवालय हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये सभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग हैं, लेकिन न्यास परिषद जो होगा वो आपका नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, न्याय परिषद नहीं है, न्यास परिषद होता है, लेकिन न्याय परिषद। आठवां देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है आप लोगों का, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित थे नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? देखिए भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट यानी कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जो है विद्यार्थियों 14 और 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को जो है विद्यार्थियों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाषण दिया था, ठीक है। तो यानी आठवें प्रश्न का विकल्प नंबर ब करेक्ट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस भाषण का देखिए विद्यार्थियों मूल जो था यही था कि भारत की स्वतंत्रता जो है भारत के लिए भाग्यवधु के समान है, ठीक है ना। ये भाषण का मुख्य रूप से जो था वो सार था, ठीक है ना। 9वें इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, जेनेवा, काहिरा, बेलग्रेड। तो यूगोस्लाविया बेलग्रेड जो है एक शहर है यूगोस्लाविया का, वहीं पर 1961 में हुआ था प्रिय विद्यार्थियों। तो 9वें का विकल्प नंबर द जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, बेलग्रेड में हुआ था और 1900 कब हुआ था? 1961 में हुआ था। और ये जो बेलग्रेड है प्रिय विद्यार्थियों वो कहां पर है? यूगोस्लाविया में है, ठीक है। तो 9वें का विकल्प नंबर द जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे जब बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देखिए 10वें प्रश्न की ओर। 10वां देखिए प्रश्न क्या है, 10वां हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, शेतकरी संगठन एवं रैयत संघ का संबंध किन राज्यों से है? शेतकरी संगठन एवं रैयत संघ का जो संबंध है वो किन राज्यों से है? गुजरात एवं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं केरल। देखिए शेतकरी जो संगठन बनाया गया था या एसएसएस को मुख्य रूप से देखा जाए, ये देखिए महाराष्ट्र एवं कर्नाटक जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी आप लोग को समझ में आया है विद्यार्थियों तो जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम लोग सेशन को लेकर बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की, जिसका नाम है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला। मतलब कि 10 से 15 शब्दों में जो है इस सवाल का उत्तर हम लोग को देना है। पहला देखिए प्रश्न क्या है हम लोग का अति लघु उत्तरीय का 11वां प्रश्न, साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? देखिए साझी संपदा का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, ये मुख्य रूप से वे संसाधन होते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, ठीक है ना। ले लो बेटा, पैसा दे दो मुझे, ठीक है ना। अच्छा देख लो बेटा। यहाँ पर बढ़ते हम लोग, यहाँ पर देखिए जो है साझी संपदा का मतलब क्या होता है, उन संसाधनों कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं साझी संपदा, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का प्रश्न। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर अब साझी संपदा को हम लोग देखिए बात किया गया, जैसे कहा गया संयुक्त परिवार का चूल्हा हो गया, चरागाह हो गया, कोई मैदान हो गया, कुआं या नदी हो गया, साझी संपदा के मुख्य रूप से ये उदाहरण होते हैं। बेटा पढ़ो, देख लो कहीं और दूसरे दुकान पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जचलिए प्रिय विद्यार्थियों, एक मैं दरअसल छोटे दुकान मतलब दुकान बैठ गया हूँ, तो इसलिए कोई बात नहीं। संयुक्त परिवार का देखिए चूल्हा हो गया, चरागाह हो गया, मैदान, कुआं या नदी जो होता है, ये साझी संपदा के मुख्य रूप से उदाहरण होते हैं, ठीक है। ये साझी संपदा आपका हो गया। अब गठबंधन सरकार की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए गठबंधन सरकार का मतलब क्या होता है, देखा जाता है तो जब चुनाव में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो कई राजनीतिक दलों के बीच में जो होता है सत्ता का बंटवारा होकर सरकार बनाया जाता है, उसे ही हम लोग गठबंधन सरकार कहते हैं ना। यानी ऐसी सरकार जिसमें कि कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, उसे हम लोग गठबंधन सरकार कहते हैं। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, हर सालों का इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल को जो बनाया गया था विद्यार्थियों, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय समझौता था। जैसे कहा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, मेथेन हो गया, कार्बन हो गया ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सभी जो गैसें हैं जो प्रकृति में उत्पन्न हो रही हैं, जिसके वजह से जो है प्रकृति का तापमान बढ़ रहा है ना, तो ग्रीन हाउस गैसों को इनको नाम दिया गया, इनको यानी ग्रीन हाउस गैस ही नहीं हम लोग कहते हैं। तो इनको कम करने से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय समझौता किया गया, कैसे कम कर सकते हैं हम लोग। तो जापान के क्योटो में एक 1997 में एक समझौता किया गया, व्यवस्था की गई, ठीक है, 1997 में, और साल 2005 में इसे लागू हुआ। यह समझौता जो था मुख्य रूप से विद्यार्थियों जलवायु परिवर्तन पर आधारित था और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के द्वारा ये उसी का एक हिस्सा था ये, ठीक है ना। ये जो चालू किया गया था, लागू किया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल भी जो है विद्यार्थियों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आपके विषय में भी नहीं है तब भी इन सभी चीजों को देखिए, ग्रीन हाउस गैसें हम सभी लोगों को प्रभावित करती है। गर्मी के दिनों में देखते हैं हम लोग ना, कितना जबरदस्त होता है, हालत खराब हो जाता है लोगों का। ब्रंटलैंड रिपोर्ट कब और किस शीर्षक से छपी थी? ब्रंटलैंड रिपोर्ट कब और किस शीर्षक से छपी थी? ब्रंटलैंड रिपोर्ट, या देखा जाए हमारा साझा जो भविष्य था, साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य जो नाम की रिपोर्ट जो थी विद्यार्थियों, वो अक्टूबर 1987 में। कब हुआ था? 1987 में। कब हुआ था? 1987 में, ठीक है ना। यानी बर्टलैंड रिपोर्ट जो थी विद्यार्थियों कब, तो ये आया था अक्टूबर के महीने में। कब आया था? अक्टूबर के महीने में आया था, और ये विद्यार्थियों 1987 सन था। यह रिपोर्ट देखा जाए मुख्य रूप से तो संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास पर जो था विश्व आयोग ने जारी किया था, जिसे हम लोग WCED के नाम से भी जानते हैं। WCED ना, विश्व आयोग जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके द्वारा ये जो जारी किया गया था। कौन सा रिपोर्ट? ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी हमारा साझा भविष्य, तो साझा भविष्य कैसे सुनहरा होगा? जब उसमें सभी लोग जो हैं, सभी जो देश हैं, जो लोग उसके सदस्य देश हैं, वो उसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 15वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की मुझे पढ़ते हैं। भारत में मूलवासियों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? इसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए मूलवासियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है, तो आदिवासी जनसंख्या जो होता है विद्यार्थियों, देश की कुल आबादी का करीब जो होता है 8.6% है। 8.6% है, ठीक है, 8.6% है। तो यानी यहाँ पर देखा गया कि टोटल कुल जनसंख्या का जो है, भारत की में मूलवासी जनसंख्या कुल जो जनसंख्या है कितना प्रतिशत है? 8.6% है, ठीक है ना, 8.6% है, ठीक है, 8.6% है। यानी जो आदिवासी जनसंख्या पे विद्यार्थियों देखा जाए, यानी मूल वासियों की संख्या जो है वो टोटल जनसंख्या का 8.6% है, और इन्हें हम लोग जो है अनुसूचित जनजाति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुसूचित जनजाति कहते हैं ना। आदिवासी, आदिवासी मतलब इस दो शब्दों को मिलाकर आदि और वासी,
इसका मतलब क्या होता है कि ये लोग आदिकाल से भारत में रह रहे हैं, ठीक है ना। आदिवासी का मतलब क्या होता है, वो आदिकाल से ना, बहुत पहले से वो यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि हम लोग देखिए, आदिवासी जो कितना हम लोग मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति है ना, देखा जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रिय विद्यार्थियों। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न था आप लोगों का, और एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को अच्छे से दिया गया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा है सेशन। तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब इसे जबरदस्त तरीके से आप अपने क्लासमेट पर शेयर भी करते चलेंगे। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब और किसने प्रकाशित की थी? देखिए, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक जो पुस्तक जो था, कब और किसने प्रकाशित की थी? तो लिमिट्स टू ग्रोथ का मतलब क्या होता है, विकास की सीमाएं। क्या नाम है इसका, हिंदी हो जाएगा लिमिट्स टू ग्रोथ। ग्रोथ माने होता है विकास, विकास की क्या सीमाएं हैं। ये 1972 में हुआ था प्रिय विद्यार्थियों ना। कब आया था ये, 1972 में, ठीक है ना। 1972 में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी सन है 1972 वाला। और इस किताब को जो था डोनेला मिडोज, डेनिस मिडोज, जार्गेन रैंडर्स और विलियम बेहरेंस थर्ड ने लिखा था। कौन कौन ने लिखा था, पेन ले लीजिए, लिख लीजिए। लिमिट्स टू ग्रोथ यानी कि विकास की सीमाओं, कौन कौन मिलकर लिखे थे, कौन कौन इसके राइटर हैं? डोनेला मिडोज, डेनिस मिडोज, जोर्गेस रैंडर्स, विलियम बेहरेंस तृतीय, ठीक है। तो ये लोग मिलकर जो है इस पुस्तक की रचना किए हुए थे। कब और किन देशों के बीच पंचशील समझौता हुआ था? बहुत ही सदियों से पूछा जाने वाला प्रश्न। तो पंचशील समझौता जो हुआ था प्रिय विद्यार्थियों, वो हुआ था भारत और चीन के बीच में हुआ था ना। इंडो चाइना वाला हुआ था ये, चाइना इंडो चाइना वाला। तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। कब हुआ था ये, 1954 वाला सन हो जाएगा आपका, और जो डेट है आपका 29 अप्रैल हो जाएगा। यानी 29 अप्रैल 1954 को जो है पंचशील समझौता किया गया। और भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चीन के पहले प्रधानमंत्री जो थे चाउ एन लाई, कौन थे, चाउ एन लाई, हस्ताक्षर किए थे इस समझौते पर, जिसका नाम था पंचशील समझौता। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 29 अप्रैल को हुआ था, किस सन में हुआ था, 1954 में हुआ था। किसके किसके बीच में, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और चीन के पहले प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। बहुत ही जानदार सेशन है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही जानदार। नोटो की स्थापना कब की गई? नोटो, नाटो, इसे हम लोग नाटो बोलते हैं ना, नाटो जो एक बनाया गया संगठन है ये। तो इसका हिंदी नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्या नाम है, नोट कर लीजिए, नाटो का उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी प्रिय विद्यार्थियों, हुई थी 4 अप्रैल को। कब हुई थी, 4 अप्रैल को हुई थी, 4 अप्रैल को हुई थी। और जो सन था 1949 था। कौन सा सन था, यानी 1949 वाले सन में 4 अप्रैल को जो है वो नाटो की स्थापना हुआ, ठीक है ना। और इसकी स्थापना जो हुआ था प्रिय विद्यार्थियों, वो अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी में हुआ था। नाटो एक क्या है प्रिय विद्यार्थियों, अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। और इसका मुख्यालय जो बनाया गया है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बनाया गया है, ठीक है ना। कहाँ बनाया गया है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बनाया गया है। किसको, नाटो के मुख्यालय को, ठीक है। और अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। और मुख्य रूप से जो है यूरोप महाद्वीप हो गए और अमेरिका उत्तर, ये अमेरिका यूएसए जो हो गया, इन लोगों का ये संगठन है। ये मिलकर क्या करते हैं, युद्ध में मतलब कोई काम करते होते हैं। जैसे ये भी देखिए जो है यूक्रेन और रूस से युद्ध जो हो रहा था, तो यूक्रेन के सपोर्ट में एक तरीके से नाटो वाले हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, लेकिन रूस के इतने उग्र रूप को देखकर जो है वो लोग अपना जो है उतना मतलब खुलकर नहीं आया सामने, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण रूप से था प्रश्न। देखिए नाटो वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरणीय इकाई का क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरणीय इकाई का जो नाम है कि किया गया था सन 1972 में। चलिए यहीं पर लिखा हुआ है तो यूज कर लिया जाए, लिखना भी एक पहाड़ ही बन जाता है ये लैपटॉप पर। संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरणीय इकाई का क्या नाम है? तो ये 1972 में स्थापित हुआ था प्रिय विद्यार्थियों। और यूएनईपी क्या था इसका नाम, यूएनईपी, यूएनईपी
पी नाम था इसका, UNEP, ठीक है ना, UNEP इसका नाम था, ठीक, जिसे हम लोग हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी कहते हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण इकाई का क्या नाम था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP। और ये कब किया गया था, 1972 में। UNEP का मुख्य रूप से काम क्या है प्रिय विद्यार्थियों, वैश्विक पर्यावरण के विवेकपूर्ण उपयोग की बात करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। सतत विकास का मतलब क्या होता है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान का विकास करना, इसी को हम लोग कहते हैं सतत विकास। बहुत महत्वपूर्ण, देखिए सतत विकास वाला भी ये बहुत बार प्रश्न पूछता है। WTO क्या है, इसका पूरा नाम बताइए। WT, देखिए WTA जो है विद्यार्थियों, ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया गया था जो देशों के बीच व्यापार से जुड़े नियमों को तय करता है, ठीक है ना। इसमें चाइना जो था महत्वपूर्ण रूप से पहले उभर कर आया था इसमें सामने, और 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को जो था प्रिय विद्यार्थियों, ये मुख्य रूप से लागू किया गया था ना। स्थापना इसका कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को जो है ये स्थापना कर दिया गया था इसका। अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये, जो देशों के बीच में, यानी 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में व्यापार से जुड़े नियमों को तय करता है, ठीक है ना। और W से हो जाएगा आपका वर्ल्ड, T से क्या हो जाएगा ट्रेड, O से क्या हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। बहुत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग का। शक्ति संतुलन क्या है, देखिए शक्ति संतुलन का मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है विद्यार्थी, लघुत्तरी का भी प्रश्न है। ये लघु का थोड़ा सा आ जाएगा, इसका मतलब कि 30 से 40 शब्दों में थोड़ा सा हम लोग उठकर चले आएंगे। अति से थोड़ा बढ़ जाएगा ये, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि अति का जस्ट डबल हो जाएगा ये ना। शक्ति संतुलन का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों कि जो कमजोर देश होते हैं वो जब भी कभी युद्ध में अगर उतरते हैं तो मजबूती उन्हें भी चाहिए युद्ध के लिए। तो शक्ति का संतुलन बना रहे इसलिए वो क्या करते हैं, किसी मजबूत देश का सहारा लेते हैं, संपर्क बनाते हैं, उनसे व्यवहार बनाते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वो कंट्री उनके साथ खड़ी रहे, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया था, तो जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी हिरोशिमा नागासाकी पर जब 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः परमाणु बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा जापान के दोनों शहरों पर। उसके बाद ही देखिए एक संघ बनाया गया कि भाई इसे नरसंहार न हो, तो मुख्य रूप से उसमें बात ही सब निकल के सामने आई। पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में भारतीय पक्ष की व्याख्या कीजिए। शाक थेरेपी, किसी को पीट कर जो है किसी को हानि पहुंचाकर उसका उपचार करना ही शाक थेरेपी कहलाता है ना, ये शाक थेरेपी हो जाता है विद्यार्थियों। श्रीलंका में जातीय संघर्ष क्या था, इसके क्या कारण थे, देखिए सिंहली और तमिल के बीच में जो है नियमित रूप से, जो सिंहली थे वो मुख्य रूप से श्रीलंका के ही लोग थे, और तमिल जो थे भारत के वे लोग जाके श्रीलंका में जो बसे हैं। तो इन दोनों के बीच में हमेशा भाषाओं को लेकर जो तनाव रहता है, जातीय संघर्ष जो बना रहता है, उसे हम लोग श्रीलंका में जातीय संघर्ष का कारण बना, सिंहली और तमिलों के बीच में। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जानते हैं, भारत पाकिस्तान का भारत तो था ही, भारत में से पाकिस्तान का पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश के रूप में भी है, तो उदय हुआ उन लोगों का। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के रूप में इस तरीके से इसका क्या परिणाम हुआ तो आप लोग जानते ही हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में प्रिय विद्यार्थियों देख लीजिए, इन प्रश्नों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोटो खींच लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जबरदस्त तरीके से इनको तैयार कर लीजिए। किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो डीजे सर चैनल आपके साथ है, और नागरिक शास्त्र का जो प्लेलिस्ट बनाया गया है उसमें सभी प्रश्नों को देखिए, उसमें मैक्सिमम जो प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों पूरा का पूरा आपको ये सब कराया गया है। एक बार आपने प्लेलिस्ट देख लिया तो आपको सिविक्स से डरने की जरूरत थोड़ा सा भी नहीं है, जबरदस्त तरीके से आपने पेपर को देकर जाएंगे। ये डीजे सर चैनल का, डीजे सर का आप सभी लोगों के साथ वादा है, और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि पेपर बड़े संघर्ष से मिलता है, बड़े ही परिश्रम से खोजा जाता है, तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप इसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद। तो चलते चलते मेरी एक बात याद रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। चलते चलते
मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे लाइक करना ना भूलना।